हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआरकेज एजुकेशन। तो आज हम लोगों को बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ पकड़ो यहाँ से कि फोटोसिंथेसिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि कौन से फैक्टर्स होंगे, प्लांट वाले फैक्टर्स, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये सारे कौन से होंगे, इंटरनल फैक्टर्स। तो हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस इट इज डिपेंडेंट अपॉन both factors. One is internal factors, another is external factors. Internal factors are also called as plant factors. ठीक है, ठीक है। The plant और internal factors are dependent on genetic predomination and the growth of the plant. ये किस पर डिपेंड होते हैं, जेनेटिक प्रीडोमिनेशन, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ये जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, एक सेकेंड, दे आर बेसिकली जेनेटिकली कंट्रोल्ड। मैं लिखूंगा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विल इंक्लूड सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर। दिस आर योर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दिस आर योर इंटरनल फैक्टर्स। ओके, अब ये बात समझो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अगला कंसेप्ट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, विच इज़ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, हमेशा जिस आपके, अब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे, तो जो फैक्टर, सपोज मैं 5 फैक्टर्स लूँ जो कि किसी एक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, सपोज फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें से जो सबसे कम हो जाएगा वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर यानी कि 5 में से जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग फैक्टर। और जो कम होगा उसके सिम्टम्स प्लांट में दिखेंगे। तो जो कम है उसके सिम्टम्स दिखेंगे और आपकी फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। ठीक है, यानी कि वो फैक्टर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बिलो द सब ऑप्टिमल लेवल है वो क्या करेगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा, और वो क्या करेगा, आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। तो इसी को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ध्यान से सुनो इसको, देखो डेफिनेशन पढ़ो। When several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factors come in effect. This states the following: if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined the factor which is nearest to minimal value. यानी कि जो सबसे लिमिटिंग है, सबसे ये है, कम है, ठीक है, जो सबसे कम वाला फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ क्वांटिटी इज चेंज्ड। समझ गए भाई, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इंटरेस्टिंग है ना। तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर था। ओके, तो जो फैक्टर आपका सबसे कम होगा वो आपकी प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। इसी को हमने क्या कहा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विच वॉज गिवन टू ब्लैकमैन। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ो। इफ द केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू, फैक्टर विच अफेक्ट्स डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी इज चेंज्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझो यहाँ पर। एग्जाम्पल, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कंडीशंस, द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ टेम्परेचर इज वेरी लो। भाई सब फैक्टर दे रहे हो आप लोग, सब फैक्टर दे रहे हो, ग्रीन लीफ दे रहे हो, ऑप्टिमल लाइट दे रहे हो, CO2 कंडीशन दे रहे हो, लेकिन भाई अगर आपने लाइट ही नहीं दी, लाइट को ही लिमिटिंग कर दिया, तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा क्या। तो रेट डिटरमाइन कौन कर रहा है, जो सबसे लिमिटिंग है। तो लाइट यहाँ पर क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर। लाइट विल बी योर लिमिटिंग फैक्टर हियर। समझ गए, लाइट विल अफेक्ट। ठीक है, हो गया। तो अब एक एक फैक्टर को समझते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हमें बात करनी है। ठीक है, फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज योर लाइट। अब लाइट के बीच में क्या होता है, ध्यान से सुनो। लाइट के आप 3 चीज़ें देखते हो, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो 3 चीज़ों पे लाइट ऐसे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटीज। आप देख सकते हो कि जब लो लाइट इंटेंसिटीज है तब क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, इंक्रीजिंग लीनियर रिलेशनशिप है। यानी कि जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, देखो, एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। बाद में क्या हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है। देखो, पहले लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज लो लाइट इंटेंसिटी विच विल बी इंक्रीजिंग, एंड आफ्टर हाई लाइट इंटेंसिटी इट विल सैचुरेट। समझ गए। तो लो लाइट इंटेंसिटीज पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे सैचुरेट, क्योंकि बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग होंगे ना। ठीक है, भले ही आप लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आप, लेकिन क्या हो रहा है, आपके CO2, फिर बचे कुछ फैक्टर्स, वाटर, फिर टेम्परेचर, ये तो उतना लिमिटेड है ना।
तो ये लिमिटेड फैक्टर्स बन रहे हैं, लिमिटिंग फैक्टर। तो ऐसा होता है, समझ गए। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, सैचुरेशन आ जा रहा है, समझ गए, ठीक है, सैचुरेशन आ रहा है, ठीक है। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर्व एंड इट विल बेसिकली सैचुरेट एट हायर लाइट इंटेंसिटीज। डन, ओके। अब एक पॉइंट पकड़ो कि लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। Light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, light is rarely a limiting factor. समझ गए? हाँ. Increase in incident light beyond a point causes breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. भाई क्या हो रहा है, एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, बहुत लाइट बढ़ा रहे हो आप लोग, फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल हो रहा है, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो रहा है और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है, समझ गए, ओके। तो ये था लाइट एज ए लिमिटिंग फैक्टर। तो इस ग्राफ पर बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ग्राफ पर बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं। तो ग्राफ के आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, कौन से पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट करना, इसको पीछे क्वेश्चन में सवाल दिया गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पोजीशंस के नाम पूछ सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं पूछेंगे। ए जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, ए रीजन के अंदर लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, समझो, ए रीजन के अंदर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए आप लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, ओके। बी रीजन के अंदर क्या होगा, अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर्स लिमिटिंग, ठीक है। सी रीजन, आगे आ जाओ, सी रीजन के अंदर क्या होगा, लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। और डी जो है आपका, ये डी इज नथिंग बट लाइट सैचुरेशन पॉइंट, लाइट सैचुरेशन पॉइंट कितना था ये, 10% ऑफ टोटल सनलाइट, 10% ऑफ सनलाइट, समझ गए। तो ये रीजन्स के नाम आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, रीजन्स के नाम आपसे पूछ सकता है, ओके। हो गया, लाइट पूरी तरह से हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टार पॉइंट मार लो, सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 to 0.4%। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, काफ़ी लो है, जो है 0.03% to 0.04%। और गुड फोटोसिंथेसिस यानी कि 0.05 पर आपका क्या होता है, गुड फोटोसिंथेसिस, वही लिखा गया है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0 पॉइंट कैन कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट, यानी कि गुड फोटोसिंथेसिस। इसके ऊपर क्या होगा, अबव इट कैसा होगा, डैमेजिंग हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो गुड फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, 0.05, ठीक है, वही लिखा गया है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी लो है, गुड फोटोसिंथेसिस के लिए आपको चाहिए कितना, 0.05, गुड फोटोसिंथेसिस के लिए यूनिट 0.05, समझ गए बात को। तो अबव इट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। आगे आ जाओ, समझो। C3 and C4 plants respond differently to different CO2 concentration. At low light condition, neither group responds to CO2 condition. Low light condition पे CO2 को कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन at higher light intensities, both C3 and C4 plants show increase in rate of photosynthesis. जब लाइट की इंटेंसिटी आपकी हाई हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, CO2 जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस आपके C3 में भी बढ़ेगा और C4 में भी बढ़ेगा, समझ गए, वही लिखा गया है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट C4 प्लांट शो सैचुरेशन अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर एंड C3 रिस्पॉन्स टू 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। C4 प्लांट्स कब सैचुरेट हो रहा है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर एंड C3 इज रिस्पॉन्डिंग एट 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। द फैक्ट दैट C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन, देख रहे हो C3 प्लांट्स जो है हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो क्या लिखा गया है, the fact that C3 plants respond to higher CO2 concentration showing increase in photosynthesis leading to higher productivity has been used in some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper, ठीक है। C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल है टोमेटोज एंड बेल पेपर, जिनको आप लोग क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमॉस्फेयर में रखते हो और इनकी हायर यील्ड पाते हो, ठीक है, समझ गए। तो C3 प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, टोमेटो, बेल पेपर, इनका सैचुरेशन क्या है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं है। तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस में रख रहे हैं, ग्रीन हाउस में, ताकि क्या हो जाए, इनको CO2 अच्छा खासा अवेलेबल हो जाए और हम लोग इनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए C3 प्लांट्स के, और इनके आप लोग हायर यील्ड्स पा सकते हो। क्लियर हो गया, ओके, ये भी क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, आगे है टेम्परेचर,
ठीक है, टेम्परेचर एज अ फैक्टर, ध्यान से समझो। टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन कैसे होते हैं, एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं, तो लाइट रिएक्शन भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। C4 plant respond to higher temperature at show higher rate of photosynthesis while C3 plant has much temperature optimum। मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए आपको फॉर फोटोसिंथेसिस वो C4 प्लांट्स का ज़्यादा होता है C3 से, यही याद रखो इसमें, ठीक है। अब जो टेम्परेचर होता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हैबिटेट दे आर अडाप्टेड टू, जैसे कि ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन टेम्परेट प्लांट्स, ठीक है। ट्रॉपिकल विल हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन टेम्परेट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ये MCQ बनेगा भाई, ठीक है। लास्ट वाटर सबसे पहले क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर मोर देन थ्रू इफेक्ट ऑन द प्लांट्स रैदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। यानी कि बेसिकली कहना क्या चाहता है कि वाटर जो है ये आपकी कोई डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं दिखा रहा है, इट इज़ नॉट शोइंग एनी डायरेक्ट इफेक्ट्स। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है प्लांट पर। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट का एग्जांपल देखो, जब भी क्या हो जाएगा, आपकी वाटर स्ट्रेस जब भी होगी तब क्या होगा, आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस के अंदर क्या होगा भाई, स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तब फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। तो देख रहे हो किस तरह इनडायरेक्टली वाटर प्ले कर रहा है, इनडायरेक्ट रोल है वाटर का, समझ गए। तो इस तरीके से वाटर का भी इफेक्ट हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर या हमारा लास्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट एक्शन, एब्सॉर्प्शन, स्पेक्ट्रम। इसको देख के डर जाते हैं भाई बच्चे, लेकिन बहुत क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है। एक्शन, एब्सॉर्प्शन, स्पेक्ट्रम। और आपका बच रहा है साइंटिस्ट्स, थोड़े साइंटिस्ट है, उनका आपको रट्टा मारना है तो रटवा दूंगा मैं आपको। और एक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रम को हम लोग कंसेप्चुअली समझ लेंगे। और ये दो टॉपिक्स जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, वी विल एंड आवर चैप्टर विच इज़ द फोटोसिंथेसिस। काफ़ी आसान सा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा सा मेरा फेवरेट है एज आई सेड, ठीक है। तो एक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रम, साइंटिस्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इस तरीके से हम लोग अगले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।